जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना ये जो नया बैच लॉन्च किया है मैंने, टारगेट बैच 1.0, इसमें आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो 7वें नंबर का सेशन है। अभी तक अपने 6 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको हर एक डिटेल को डिस्कस किया है। पहले सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया था कि सिलेबस किस तरीके से होगा और सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और ये जो सिलेबस होने वाला है वो किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा। तो ये सारे के सारे डाउट मैंने पहले सेशन में कंप्लीट किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके 5 सेशन कंप्लीट हुए हैं वो आपके अरिथमेटिक्स के जो सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा आपका जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट अरिथमेटिक्स में कैलकुलेशन को जीरो बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से जो परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका जो बेसिक है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके एक टॉप लेवल तक जो बेसिक बन सकता है, कंप्लीट बेसिक भी पढ़ा दिया है। और उस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने लगभग आपको लास्ट सेशन में जो 5वें नंबर का सेशन कंप्लीट हुआ है उसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे, जो आपके रिलेटेड थे बेसिक कॉन्सेप्टों से, जिससे आपको पता चला होगा, खुद में एक इंप्रूवमेंट देखने को पता चला होगा कि अगर आपने बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप क्वेश्चन को किस तरीके से विद इन टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है अभी तक जो आपके 5 सेशन कंप्लीट हुए हैं इससे आपके अंदर इतना इंप्रूवमेंट जरूर आया होगा कि हमें आगे का जो सिलेबस है, जो कंप्लीट हमें सिलेबस पूरा करना है, वो किस तरीके का होने वाला है और किस तरीके से हम अपने कंप्लीट सिलेबस को प्रिपेयर करने वाले हैं, और किस तरीके का कंटेंट हम पढ़ेंगे जिससे हमें सिलेक्शन मिल सकेगा। तो पूरा जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो सिलेक्शन ऑथेंटिक है, यानी पूरा हर एक कॉन्सेप्ट वो आपको पढ़ाया जाएगा जो एक एग्जामिनर की थिंकिंग में आ सकता है, जो एक एग्जामिनर उस लैंग्वेज को सोच सकता है जिस पर क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, वो सारी की सारी लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कोई भी लैंग्वेज और कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे स्किप नहीं किया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक लॉजिक और हर एक लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, और प्रैक्टिस इतने तरीके से करवाए जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर छप जाएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा रामबाण है जो आपको परफेक्ट बना सकता है। और परफेक्ट जब आप बन जाओगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे अपना 100% दे कर आओगे, और जब आप 100% दोगे तो उम्मीद यही होगी कि आपको फाइनल सिलेक्शन 100% मिलेगा। बात क्लियर है? तो आइए आज के सेशन में अपन आगे बढ़ेंगे, और आज अपन सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान तरीके से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अभी तक आपका जो डाउट रहता था कि किसी नंबर को कम करें किसी नंबर को ज्यादा करें तो डायरेक्ट इस नंबर में इतने से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो आज वो लॉजिक मैं आपको सिखाने वाला हूं विथ प्रूफ के साथ कि ऐसा क्यों होता था। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में अपन आगे बढ़ते हैं। केवल 1 मिनट का टाइम देंगे आप लोग हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैंने क्या बोला है कि कॉन्सेप्ट बेहतर है, पूरे ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है, हर एक पॉइंट को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करना है, हर एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट का नाम सीखेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो अपनी आप लोग जो हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, अपनी खुद की राइटिंग में जो नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर तरीके से उसमें हेडिंग लिखा करो, कॉन्सेप्ट का नाम लिखा करो, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या था और इसका लॉजिक क्या था, मैंने इसको कैसे सीखा था। तो ये आपके लिए क्लू होता है, एक हिंट बन जाती है कि हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखें। तो कॉन्सेप्ट का नाम होने वाला है आपका मल्टीप्लाई फैक्टर। ये अगर हम बोले बेसिक के बाद ये दूसरा कॉन्सेप्ट होने वाला है अपना, बेसिक के बाद अपना ये दूसरा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई फैक्टर, MF क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो यही बात आपको समझनी है। ठीक है, इसी बात को आपको समझना है। बात क्लियर है? 1 मिनट। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मल्टीप्लाई फैक्टर है क्या, मल्टीप्लाई फैक्टर है क्या। तो देखो यहां ध्यान से समझो पहले मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा आपका 12, मैंने यहां पर 12 लिखा, कितना लिखा, 12। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो, आप 12 को इस तरीके से लिख सकते हो कि
4 गुणे 3। तो यहां पर आप देखोगे यहां जो 4 और 3 है, यहां पर ये जो नंबर लिखा है 4 और ये नंबर लिखा है 3 और बीच में लिखा है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये दोनों 12 के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां आपको एक चीज कंफर्म हुई, एक डाउट क्लियर हुआ कि मल्टीप्लाई फैक्टर बेसिकली होते क्या है। बात क्लियर है? अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, तो एक बार डेफिनेशन को समझो। मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे आता है, कैसे आपको उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आपने एक लॉजिक अभी तक जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें एक नंबर आपने देखा होगा कि किसी परसेंटेज में किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम किसी नंबर को परसेंटेज में डिक्रीज करते हैं या कम करते हैं तो भी हमें उसमें क्या करना पड़ता है, किसी ना किसी मल्टीप्लाई से गुणा करना पड़ता है। बात क्लियर है? तो वो कहां से आता है, उसका लॉजिक क्या है, उसको आज बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे, हर एक बात को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यहां पर देखो एक एग्जांपल से, मेरे पास कोई नंबर है x, मेरे पास कोई नंबर है x और इस नंबर को मैंने 20% क्या कर दिया है, इंक्रीज। प्लस का साइन लगा है तो क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। मेरे पास एक नंबर था x, उसको मैंने 20% बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा वो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे निकालना है, यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है x, मेरे पास एक नंबर है x, तो ये जो नंबर है ये हमेशा किसका मल्टीप्लाई होता है, 1 का, या आप कह सकते हो x इंटू 1। बात क्लियर है? इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है परसेंटेज में x इंटू 100%, क्योंकि 1 कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर। ये आपको सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया? बिल्कुल सिखाया गया है और बेहतर तरीके से सिखाया गया, और पहले सेशन में ही एक बात आपको क्लियर करके दी थी कि जो 1 होता है वो 100% होता है। बात क्लियर है? तो यहां जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, x इंटू 100%, x इंटू 100%। अब इस नंबर को आपको कितना इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है। तो वो नंबर क्या होगा, तो आपको इंक्रीज करना है, इसके लिए आप क्या लगाओगे, प्लस। कितना इंक्रीज करना है, नंबर का 20%। कितना प्रतिशत, 20%। 20%, तो ये तो आपका नंबर था और इस नंबर को आपने इंक्रीज किया कितना, 20%। कितना किया, 20%। और दोनों को जोड़ दोगे तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा, आप उसको देखो, बेहतर तरीके से समझना। यहां आप देखोगे दोनों में क्या हो गया, x और x क्या आ गया, कॉमन, तो ये हमने लिख दिया यहां x। बात समझ में आई? यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे इस x से यहां पर क्या बचेगा, 100% प्लस, और यहां से आपका कितना बचेगा, 20%। सही तरीके से लिख देंगे अपन इसको, कैसे बचेगा, यहां पर ये बचा आपका x। बात क्लियर है? ये x आपने कॉमन लिया तो यहां बचा आपका 100% प्लस यहां पर आपका कितना बचा, 20%, और ये लग गया आपका इनटू, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, इनटू। अब ध्यान से समझो, अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो आगे क्या हो जाएगा, 100 और 20 120%। कितना हो जाएगा, 120%, इनटू में क्या आएगा आपका x। बात समझ में आई? तो यहां देखो जो नंबर आपने लिया था उसके गुणा में कितना आ गया, 120%। तो अगर आप कोई नंबर आपके पास है, अगर कोई नंबर आपके पास है और उस नंबर को आप 20% बढ़ाते हो तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना बनेगा, 120% ऑफ x। जो नंबर आपने लिया है 120% ऑफ, अगर आप बाई लेते तो बाई हो जाता, 120% अगर आप 400 लेते तो 400 हो जाता। बात क्लियर है? तो यहां आपको समझ में आया कि ये जो नंबर आया इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर आपका होगा ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई फैक्टर। क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो यहां पर आप लोगों को वो चीज बताई जाएगी कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग कैसे कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में कर सकते हो। अगर आप बेसिक से करोगे तो आपका टाइम कितना लगेगा, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया तो फिर आपका कितना टाइम बचेगा, और एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। बात क्लियर है? अब जैसे एक और एग्जांपल लो, मेरे पास कोई नंबर है n, मेरे पास कोई नंबर है n
और इस नंबर को मैंने 30% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 30% बढ़ा दिया, प्लस का साइन बढ़ा दिया। तो हमारे पास मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा? तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि ये इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई है? 100% से। कोई भी नंबर हो उसमें किससे मल्टीप्लाई होता है? अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% का, और अगर नंबर की बात करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होता है। बात क्लियर है? तो यहां पर हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा? 100% तो इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई है और 30% उसको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 130% हो जाएगा। इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? इसको समझने में आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो फिर से जैसे ये चीज फिर से हमने समझाई है, इसी के जैसे फिर से समझाएंगे। जैसे एक बार और समझ लो, क्योंकि क्लियरिटी इतनी अच्छे से होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा भूलो ना। जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास एक नंबर था n, और इस नंबर को मुझे बढ़ाना है 20%, सॉरी 30%। कितना बढ़ाना है? 30%। तो ये क्या हो जाएगा? n, ये इसमें 100% तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, प्लस इसी नंबर में इंक्रीज करना है 30%, फिर आपको रिजल्ट चाहिए फाइनल। तो यहां पर n जो नंबर है इसका 30% और बढ़ाओगे, इसी तरीके से बढ़ाओगे। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों नंबर में आपका n क्या आ जाएगा? कॉमन। ये आपने कॉमन ले लिया। अब आप यहां पर देखोगे क्या बचेगा आपका? यहां पर आपका बचेगा 100% प्लस 30%, और ये ब्रैकेट लग जाएगा यानी इनटू बन जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहां पर आपका आंसर आ जाएगा क्या? 130% ऑफ, ऑफ का मतलब इनटू, क्या हो जाएगा? यही मैंने आपका यहां पर लिखा है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि ये जो नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई फैक्टर। समझ में आया? ये नंबर आपका क्या हो गया? मल्टीप्लाई फैक्टर। ये वाला नंबर आपका क्या हो गया? मल्टीप्लाई फैक्टर। तो यहां आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? लैंग्वेज में आप एक लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि अगर हमें किसी नंबर को इंक्रीज करना है तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बनता है? अगर इंक्रीज कर रहे तो 100 में वो नंबर जोड़कर क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां देखो, एक एग्जांपल से समझ लो। अभी आपको थोड़ी घबरा क्या है कि आप लोगों ने केवल वो पढ़ा है जो एकेडमिक, जो एग्जाम्स होते थे, जो स्टैंडर्ड क्लासेस होती हैं, उनमें जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, उन थ्योरी वाले क्वेश्चनों को पढ़ा तो है, लेकिन उनमें जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूज किए हैं वो कैसे बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेसिकली बने कैसे हैं, उस बात पर आपने आज तक गौर नहीं किया है। तो आपको क्या है कि अब जब कंपटीशन में आए हो, फिर वो कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हो, तो यहां पर आपको घबराहट सी होती है। जैसे ही उस कॉन्सेप्ट को देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि कॉन्सेप्ट इतने टफ कैसे हैं, जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आज की बात करेंगे, अगर एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की बात करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट उनको बेहद अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं और बेहद अच्छे से उनको आते भी हैं। जो आज आप एक कंपटीशन लाइन में आ गए हो और आपको एक कॉन्सेप्ट देखकर घबराहट होती है, वो आज एक स्कूल जो अच्छे लेवल के स्कूल है उसमें 5th क्लास के बच्चे भी इसको मजे के साथ पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वो गलती कहीं ना कहीं कैसी है? आपके पीछे वाले लोगों की है। या तो आपको वो साधन नहीं मिले जिनसे आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ सको, या फिर वो आपके पास ऐसी कमियां थी जिनसे आपने पढ़ नहीं पाया है। तो आगे भी वही कंडीशन ना बने, उसके लिए आज आप लोग मेहनत करो, अच्छे से किसी लाइन में सक्सेस हो जाओ और आगे की जो जर्नी है आपके जीवन की उसको बेहतर तरीके से बना लो। बात क्लियर है? तो यहां पर देखो, एक एग्जांपल से समझो। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 400, मेरे पास एक नंबर है 400 और इसको मुझे 20% इंक्रीज करना है। मुझे क्या करना है? इसको 20% इंक्रीज करना है। तो जो रिजल्ट बनेगा 20% बढ़ाने के बाद, वो रिजल्ट क्या होगा वो आप लोग बताइए। फाइनल रिजल्ट आपसे पूछा गया है, यानी आपसे कहा गया कि मेरे पास एक नंबर है 400 और इसको मैंने 20% इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कितना होगा वो आपको बताना है। तो आप कैसे निकालोगे? बेसिक से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आप निकालोगे क्या? आप निकालोगे 400 का 20%। क्या निकालोगे? 400 का 20%। और जहां 20% लिखा हो तो आपको बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया गया कि आप वहां पर लिख सकते हो 1/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यहां पर आप 100 से डिवाइड नहीं करोगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 80।
तो ये आपने बेसिक से किया, पूरा कैलकुलेट करना पड़ा, तब जाके आपका आंसर आया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोग, ये आपका क्या है 20% इंक्रीज करने के बाद रिजल्ट, लेकिन उसने पूछा है कि जब आप 400 को 20% इंक्रीज करोगे उसके बाद रिजल्ट क्या होगा। तो ये आपने 20% निकाला 400 का, फिर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 400 में ये 80 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर 480, कितना हो जाएगा 480। बात क्लियर है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया है और इसमें आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप इस मल्टीप्लाई फैक्टर का यूज करते हो, इस रूल का यूज करते हो, तो फिर आप देखो किस तरीके से आपका आंसर आएगा। जैसे आपने कहा है कि आपके पास एक नंबर था 400, एक नंबर था 400, अब इस नंबर को आपको 20% क्या करना है, इंक्रीज। तो 100% से मल्टीप्लाई पहले से होता है, हर एक नंबर में होता है कि नहीं होता है, ये मैंने आपको प्रूफ के साथ यहां पर समझा दिया है। अब इसको 20% इंक्रीज करना है, तो 100% में 20% और जोड़ोगे तो फिर नया मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बन जाएगा आपका, 120% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी जो नंबर आपका है उस नंबर में मल्टीप्लाई कितना कर दो, 120% का। तो यहां पर आप लोग देखोगे मल्टीप्लाई फैक्टर बन गया था आपका 120%, परसेंट हटाओगे तो नीचे किससे गुणा करोगे आप, नीचे गुणा करोगे आप, सॉरी डिवाइड करोगे 100 से, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर 120 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 480। आंसर कितना आएगा आपका 480। तो आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो, यहां पर कंपैरिजन कर सकते हो। यहां आपको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, यानी सेम सवाल का आंसर फाइंड करने के लिए यहां आपको 4 स्टेप करने पड़ेंगे। कहां पर, जब आप इसको बेसिक से कर रहे हो। बात समझ में आई। और यहां जब आपने कॉन्सेप्चुअली तरीके से किया तो केवल एक स्टेप को सॉल्व करके ही आपका आंसर आ रहा है। तो यहां पर आपका टाइम सेव होगा कि नहीं होगा, इस बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बात क्लियर है। अब जैसे जिसको अभी बेसिक नहीं पढ़ा है, लास्ट के जो सेशन मैंने समझाए हैं, जिनमें मैंने आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है, अगर उसने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं तो उम्मीद यही होगी कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले उससे एक गुजारिश करेंगे कि आप जिस लाइन में आए हो उस लाइन में एक एक पॉइंट आपको माइंड के अंदर होना चाहिए। यानी जितना आपको पहले पढ़ा दिया जाए वो पूरा का पूरा आपके माइंड में होना चाहिए, तभी जाके नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और आपके माइंड में रहेंगे। नहीं तो होगा क्या, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक आपके माइंड से गायब हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, आपके दिमाग से उड़ जाएंगे। फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसे फील होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो मुझे माइंड में याद नहीं हो रहा है। फिर यहां आप फ्रस्ट्रेट हो, डिमोटिवेट हो, तो इससे कोई रिजल्ट बनने वाला नहीं है। तो गुजारिश यही है कि आप एक अच्छे लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हो, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर एक पॉइंट पर आप काम करो, हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो, हर एक कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करो, हर एक लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो और कंटिन्यू तरीके से अपनी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते चलो। तो आप एक बेहतर रिजल्ट को हमेशा की तरह पाओगे कि अगर आपने मेहनत की है तो रिजल्ट आपको मिला है, आपका टारगेट पूरा हुआ है। इसी वजह से तो मैंने इस बैच का नाम टारगेट बैच 1.0 रखा है कि आप लोग जीरो से स्टार्ट करके अपने एक टारगेट तक पहुंच सकते हो। ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन जो आपको पढ़ाया जाए उस पर आपको पूरी तरीके से मेहनत करनी होगी। बात क्लियर है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं ये कहां पर यूज होगा। ये बात, दो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए, ये हो गया आप अगर किसी भी नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं। लेकिन अगर कंडीशन डिक्रीज की हो गई, अगर किसी नंबर को आप कम करोगे तो फिर क्या कॉन्सेप्ट बनेगी, कॉन्सेप्ट वही बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे यहां पर देखो, मेरे पास कोई नंबर है, नेक्स्ट पेज पर समझाऊंगा। मेरे पास कोई नंबर है 22, मेरे पास कोई नंबर है 22 और इस नंबर को मैंने क्या कर दिया है, मैंने इस नंबर को 25% डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया है। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो नंबर की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, तो इसका जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो वही तरीका है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है
कि अगर आपके पास नंबर है बाई, तो बाई को आप लिख सकते हो किस तरीके से, बाई इंटू 100%। ये कैसे लिखा वो समझ में आ गया, क्योंकि हर एक नंबर में 1 से मल्टीप्लाई होता है और 1 को परसेंटेज में 100% कहते हैं। बात क्लियर है। अब इस नंबर को आपको इंक्रीज करना है 25%, तो बाई इंटू 100% प्लस हो जाएगा बाई के 25%। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये बात तो आपको इसलिए समझ में आ जाएगी क्योंकि बेसिक है, लेकिन ये पूरा बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। आगे आप देखोगे दोनों में क्या है, बाई कॉमन है, तो मैंने यहां पर ये बाई कॉमन ले लिया। जब बाई यहां से कॉमन लिया तो बचा आपका 100% प्लस, और यहां पर आपका बच गया है 25%। बात क्लियर है। तो आप यहां पर देखेंगे देखो कम किया है, यहां एक मिस्टेक हो गई, यहां पर आपने क्या किया है, कम किया है, तो कम डिक्रीज माइनस वाला साइन, तो अभी आपने यहां प्लस किया था, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा आपका, केवल यहां माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 100% माइनस 25%। बात क्लियर है। आगे अगर सॉल्व करोगे तो 100 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 75% ऑफ बाई। क्लियर है कि नहीं। यानी मल्टीप्लाई फैक्टर यहां क्या आ जाएगा, 75% ऑफ बाई। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मेरे पास कोई नंबर है जेड और इसको मैंने क्या किया, 40% कम कर दिया। क्या कर दिया, 40% कम कर दिया। तो 40% कम करने के बाद इसका जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा वो क्या होगा, तो उम्मीद करते हैं डायरेक्ट आप लिख लोगे, 100 में से 40 जाएंगे तो कितना आएगा, 60% ऑफ जेड। यानी जो जेड नंबर है उसका आप 60% निकाल लोगे तो आपका 40% डिक्रीज करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, अपनी क्लियरिटी को रखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप सीखो वो आपको समझ में तो आना चाहिए कि हाँ वो सही है, वेरीफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं वेरीफाई करके आपको सिखाऊंगा। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 100, मेरे पास कोई नंबर है 100 और मैंने इस नंबर में कितनी 25% की कमी कर दी। क्या कर दी, 25% की कमी कर दी। तो इसका आंसर दो तरीके से निकल सकता है। जो एवरेज स्टूडेंट होंगे वो बेसिक से करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले तो जो नंबर है ये नंबर रहेगा उनके पास, फिर इस नंबर का भी क्या निकालेंगे, 25%, वो घटाएंगे इसका 25% निकाल के। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो इस तरीके से करेंगे, 100 माइनस 25% को 1/, क्या लिख सकते हो, 4, और 4 से 100 में भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 25। फिर इसको 100 से 25 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 75। इस तरीके से करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, मल्टीप्लाई फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो सीख लिया है, तो फिर आप डायरेक्ट करो कॉन्सेप्ट के तरीके से। आपके पास नंबर है 100 और इस नंबर में आपने कमी किसकी की है, 25% की, तो जो मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा वो कितना बचेगा आपका 75%, और परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या करोगे, 100 से डिवाइड, 100 से 100 कट जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा एक ही स्टेप में 75। यहां आपको 3 स्टेप करने पड़े और यहां एक स्टेप करना पड़ा और आंसर सेम आया है। तो क्यों ना हम उस तरीके को फॉलो करें जिस तरीके से आपके आंसर सेकंडों में आए। और यही तो एग्जामिनर कहता है कि आप उस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करो जिस अप्रोच से आपके आंसर विद इन टाइम के अंदर आए। इसीलिए तो वो 100 क्वेश्चनों के लिए केवल 60 मिनट देता है कि एक एक सेकंड की आप लोग वैल्यू को समझो। बात समझ में आई, क्या है, बात समझ में आई। अब एक और एग्जांपल हम आपको लेना चाहें तो क्लियरिटी के लिए एक और समझाना चाहती है, हर एक तरीके से समझ में आना चाहिए। जैसे आपने एक नंबर ले लिया, मान के चलो 800। अब 800 को आपने कितना किया, 40% डिक्रीज किया। बात क्लियर है। तो कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट करेंगे, बेसिक से आप लोग करोगे, हम कॉन्सेप्ट के तरीके से करेंगे। तो 60% कम कर दिया, यानी वैल्यू कितनी बचेगी, आप मल्टीप्लाई फैक्टर में 60% बचेगी कि नहीं बचेगी। तो यहां 800 का हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना,
60%, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छक्के 48, तो कितना आ जाएगा 480। यानी आपका आंसर क्या आएगा 480। कब आएगा? जब 800 को आप 40% क्या कर दोगे, डिक्रीज, क्या कर दोगे, कमी कर दोगे। अगर 800 में आप 40% की कमी करते हो तो जो रिजल्ट आपके पास बचेगा, जो नंबर आपके पास बचेगा, जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो 480 होगी। कितनी होगी? वो वैल्यू आपके पास 480 होगी। इन कॉन्सेप्टों को समझने में अभी तक जो मैंने सेशन के अंदर आपको पढ़ाया है, इसमें आपको कहीं पर 1% का डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप कमेंट में कर सकते हो, आपको सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए इन दोनों कॉन्सेप्टों में अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अब देखो, ये तो वो चीजें, वो डाटा मैंने कंप्लीट करवाया है मल्टीप्लाई फैक्टर में, जो क्या था आपका, ऐसे वैल्यू थे जिनकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू, यानी सिंपल डाटा था, कैलकुलेटिव डाटा नहीं था। लेकिन अगर आपसे ऐसा डाटा दे दिया जाए कि कोई नंबर है हमारे पास n, और इस नंबर को मैंने इंक्रीज किया है 14.28%। एक नंबर था n, इस नंबर को मैंने इंक्रीज किया है 14.28%। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा, यहां पर जो मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? तो यहां एक बात को समझो आप लोग, यहां पर एक बात को समझना है कि आप दो तरीके से परसेंटेज वैल्यू को सिखाने की कोशिश की है मैंने आपको, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू में और एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू में और एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहां पर जो आपको मल्टीप्लाई फैक्टर बनाना है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि यहां पर जो डाटा दिया जाएगा वो कैलकुलेटिव होगा। और अगर आप उसको 100 करके करोगे, जैसे अगर आप यहां पर जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उससे आप क्या कर सकते हो, 100 में 14.28 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 114.28% ऑफ n, ये आपका आ सकता है। लेकिन ये तो आपका डाटा और कैलकुलेटिव हो गया। आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि कैलकुलेशन आसान हो, और यहां पर तो आपने कैलकुलेशन को और कठिन बना लिया है। अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो तो यहां पर तो आपकी कैलकुलेशन और कठिन हो गई। अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 114.28% की क्या करनी पड़ेगी, फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे, तो वो आप पहले ऐसे करोगे, इसको आप तोड़ोगे 100% प्लस 14.28%, फिर आप इसको क्या करोगे, 100% को आप 1 लिख सकते हो, और 14.28% को क्या लिख सकते हो, 1/7 लिखोगे, और इसको फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो 8/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8/7। फिर आप जाके इसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े, इसको स्किप कर दिया जाए, तो आप वो मेथड क्या होगी, फिर वहां पर मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बनेगा। तो यहां आप डायरेक्ट क्या बनाओगे, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई फैक्टर बनाओगे। वो कैसे बनेगा आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। तो यहां देखो किस तरीके से बनेगा। जैसे यहां पर देखो मेरे पास एक नंबर है n, इस नंबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई 1 से होता है। अब हमें इस नंबर को इंक्रीज करना है 14.28%। तो नंबर आपका n है और इंक्रीज करना तो प्लस का साइन लगा दिया। कितना इंक्रीज करना है, 14.28%। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। तो यहां पर आप दोनों नंबरों में देखोगे कि यहां n इंटू 1 प्लस यहां पर n इंटू यहां 14.28% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7 सिखाया गया है पहले। अब आप लोग देखो यहां पर n है और यहां पर भी n है, दोनों में से हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, जी आ गया आपका n। तो आप देखो यहां पर आपका बचा है 1 प्लस यहां पर आपका बचा है 1/7 इंटू n। आगे इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 7 और 1 8, क्या हो जाएगा 8/7 इंटू n।
तो यहां पर आप देख रहे हो फ्रैक्शन में आपका जो मल्टीप्लाई फैक्टर आया है वो क्या है 8/7। तो यहां आप इसके प्लेस पर जो मल्टीप्लाई फैक्टर बनाओगे वो कितना बनेगा 8/7 ऑफ n। यानी जो नंबर है आपके पास, उस नंबर का अगर आप लोग क्या करोगे 8/7 गुना कर दोगे तो फिर आपको वो फाइनल वैल्यू मिलेगी जिस नंबर में आप 14.85% की वृद्धि करने के बाद रिजल्ट मिलता है। जैसे एग्जांपल से समझो, आपके पास एक नंबर था क्या, आपके पास एक नंबर है 28, आपके पास एक नंबर है 28 और इस नंबर को आप इंक्रीज कर रहे हो 14.28%। बात क्लियर है? एक नंबर है आपके पास और उस नंबर को आप लोग इंक्रीज कर रहे हो कितना 14.28%। फिर आप पूछ रहे हो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस का साइन लगाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 2 बनेंगे, या तो उस नंबर का क्या करो 114.28% ऑफ 28 निकाल लो, या फिर आप सीधा मल्टीप्लाई फैक्टर आपने निकाला है, क्या निकाला है आपने मल्टीप्लाई फैक्टर निकाला है कि जो नंबर है n इसका क्या निकाल लो 8/7। ये कहां से निकाला आपने जी, आपने निकाला है इस कॉन्सेप्ट से जो आपको सिखाया गया है। 7 से इसको काटोगे 4 बार जाएगा और 4 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट के तरीके से सेकंडों में आंसर। अगर आपके पास कोई नंबर 28 था और इसमें आपने 14.28% की वृद्धि की तो आपके पास जो रिजल्ट बन के निकलेगा, जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो 32 निकलेगा। कितना निकलेगा 32 निकलेगा। कैसे निकला ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? ये हो गया आपका परसेंटेज में। अगर आपको डेसिमल में फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है यानी डाटा कैलकुलेटर दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो पूरी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप भी पूरी मेहनत से उसको पढ़ोगे। बात क्लियर है? ऐसे कॉन्सेप्टों को कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता है और यही कारण है कि ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करने में 4 से 5 साल तक का टाइम लग रहा है, वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं और वो समाज में एक नेगेटिव एग्जाम्पल बन रहे हैं कि उस लड़के ने 4 से 5 साल पढ़ा और सिलेक्शन को नहीं ले पाया तो मेरा लड़का कैसे सिलेक्शन ले लेगा। इस तरीके की जो मेंटेलिटी है वो गांव लेवल पर, अब तो वो शहर लेवल पर भी आ गई है। कितने साल तक पढ़ने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो चीज पाई नहीं जा सकती, यानी सिलेक्शन लिया नहीं जा सकता है। तो आप लोग उस एग्जाम्पल ना बनो, आप अपने समाज में उस तरीके का एग्जाम्पल ना बनो कि हर एक जो इंसान है आपके समाज में, हर एक जो आदमी है वो आपका एग्जाम्पल लेके बताए कि उस लड़के ने या उस लड़की ने इतना पढ़ा और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस नेगेटिव पॉइंट से बचने के लिए आप मेहनत करो और सिलेक्शन लेके दिखाओ, और वो भी कम से कम टाइम में। मैंने क्या बोला, आपका कंप्लीट सिलेबस, ये मेरा टारगेट है कि 7 से 8 महीने में कंप्लीट करवाना है विथ प्रैक्टिस के साथ। अपना सिलेबस तो पूरा हो जाएगा 4 से 5 महीने में, लेकिन 3 महीने वो प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन होना है। तो 8 महीने का टाइम मेरे को दो और फिर उसके बाद 1 से 2 महीने का टाइम आप खुद पर मेहनत करो कि जहां जहां आपकी कमी रह गई उस कमी को पूरा करो और एक फॉर्म भरो और उसको अच्छे से दो और सिलेक्शन लो। बात क्लियर है? ये पूरी प्रक्रिया है। इतनी सी प्रक्रिया को, इतनी प्रोग्रेस को समझने में आपको टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जितनी टाइम की जरूरत है उतने ही टाइम को आपको देना है। बात क्लियर है? तो यहां पर आपको वो चीज समझ में आ गई कि जब हमें विदाउट कैलकुलेशन के डाटा दिया हो तो आपको किस कॉन्सेप्ट से करना है, आपको करना है इन कॉन्सेप्टों से डायरेक्ट। और अगर आपको फ्रैक्शन यहां पर डेसिमल में दे दी जाए, यानी डेसिमल का मतलब कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में दे तो वहां पर मल्टीप्लाई फैक्टर बनाना है आपको फ्रैक्शन के रूप में। कैसे बनाना है? फ्रैक्शन के रूप में। और बना कैसे वो समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे मेरे पास कोई नंबर था P, मेरे पास कोई नंबर था P और मैंने इस P नंबर को क्या काम किया, मैंने इस P नंबर को 9.09% क्या कर दिया है, कम कर दिया, माइनस का चिन्ह डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। तो अब इसका जो रिजल्ट बनेगा, इसका जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो आप यहां पर क्या जवाब दे पाओगे? बिल्कुल जवाब दोगे। कैसे? अगर निकाल कर अगर समझना चाहो तो निकाल कर भी समझ लो। देखो कैसे, जैसे जो P है
इसमें ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई है। अब आपको इसको इंक्रीज, ये नंबर हो गया, आपका नंबर हो गया। अब इस नंबर में आपको 9.09% की वृद्धि करना है, तो ऐड करोगे, सॉरी डिक्रीज करना है, ध्यान से इस बात का ध्यान, डिक्रीज करना है तो माइनस, डिक्रीज करना है तो देखो माइनस क्या हो जाएगा, पी का आप कितना निकालोगे 9.09%। बात समझो यहां पर। अब आप देखो यहां पर P इंटू 1 माइनस, क्या आपको याद है कि 9.09% को क्या लिख सकते हो, बिल्कुल याद होगा 1/11। कितना होता है 1/11। दोनों में देखो P कॉमन है, अगर P कॉमन है तो हमने P कॉमन ले लिया, यहां से आपका बचेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/11। बात समझ में आई। एलसीएम लोगे 11, 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10, तो 10/11 इंटू में क्या आ जाएगा आपका P। तो यहां मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया आपका 10/11 ऑफ P। बात समझ में आई। जैसे मेरे पास जो P की वैल्यू है, वो P की वैल्यू मेरे पास हो गई कितनी 121, कितनी हो गई 121। अब ऐसे 121 को मैंने क्या काम किया 9.09% कमी कर दी, तो फाइनल रिजल्ट जो नंबर आपके पास बचेगा वो क्या होगा, तो आप जो नंबर दिया है उस नंबर का क्या निकालोगे 10/11 गुना, कितना निकालोगे 10/11 गुना, तो 11 से इसको काटोगे तो 11 आ गया, ठीक है, और 11 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 110। यानी अगर आप 121 में, अगर आप 121 में कितनी 110 सॉरी 9.09% की कमी करते हो तो नंबर कितना बचेगा 110। कैसे, देखो यहां पर देखो 121 का क्या आप 9.09% निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। 121 गुणे 9.09 को क्या लिखोगे आप, कितना लिखोगे, यहां पर डायरेक्ट लिखोगे आप कितना 1/11। सॉल्व करोगे तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 11, और 11 किससे कम करना है आपको 121 से, क्योंकि 121 में आपने कमी की है 11 की, तो नंबर आपके पास कितना बचेगा 110 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी इस स्टेप को सॉल्व करना है, फिर इस स्टेप को सॉल्व करना है, तब जाके आपका आंसर जी आना है। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई फैक्टर से करो और आप 1 सेकंड में ही अपने एक स्टेप को सॉल्व करो और अपना आंसर फाइंड करो। बात क्लियर है कि नहीं। तो आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कहीं पर कोई डाउट हो या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में जरूर बताएं, और सेशन कैसा लगा है और जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने कितने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्या मेरी एक्सप्लेनेशन की जो तैयारी है, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितने मैं एफर्ट डाल रहा हूं, क्या वो हर एक एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं। अगर मेरे कॉन्सेप्ट समझाने का जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो पसंद आए और आपको बेटर तरीके से पसंद आए और समझ में भी आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा, तो फिर हम और अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट पर मेहनत करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे जितना आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर ही कर रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज मिले, वो सारी की सारी आपकी उम्मीदें पूरी हो सके मेरे पढ़ाने से, जो आपने सोची हैं, जो अपने माइंड के अंदर आपने सोच के रखी हैं कि अगर मैं किसी एक जॉब में सिलेक्ट हो गया तो इसके बाद हम इस उम्मीद को, इस मकसद को पूरा करेंगे, तो वो सारी उम्मीदें आपकी पूरी हो उसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों का जरूर देखना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मुझे लगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपका कोई पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उससे मुझे क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा होगी, हताश होऊंगा मैं, और फिर क्या होगा, थोड़ा टूट सकता हूं। लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूं, आपको कंप्लीट सिलेबस करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिमोटिवेट कभी रहता नहीं हूं, मैं फ्रस्ट्रेट कभी होता नहीं हूं, क्योंकि वो सारी चीजों से मैं बहुत अच्छे से रियलिटी वास्तविक तरीके से जुड़ा हुआ हूं, जो चीजें आप लोगों के सामने आ सकती हैं, ठीक है। एक ऐसे माहौल से मैं निकल चुका हूं जिस माहौल को आपको अभी पार करना है, तो जैसे ही आप पार कर लोगे और सारी चीजों को समझ जाओगे कि डिमोटिवेट होना, फ्रस्ट्रेट होना केवल और केवल अपने जीवन के समय को खराब करना है। तो आपको अपने जीवन के हर एक पॉइंट को महत्वपूर्ण देना है, महत्वपूर्ण बनाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना है और हर एक तरीके से आपको परिपक्व होना है, अव्वल होना है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, बेहतर तरीके से समझाया जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया उसका यूज
कैसे आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और एनर्जी के साथ। लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मेहनत आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट तरीके से दिखाएगी। तो इसी उम्मीदों के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।